बच्चे अक्सर स्कूल के काम या घर के काम से चिंतित रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आधुनिक इतिहास में सबसे कम उम्र के हथियारों में से एक केवल 10 साल का था। आज के एपिसोड में हम अंधेरे बचपन और भयानक कार्यों की दुनिया में उतरेंगे, क्योंकि हर बच्चे की सबसे बड़ी चिंता स्कूल का काम या घर का काम नहीं होता है। ठंडे खून से किए गए हत्याओं से लेकर कुशल अपराधियों को भी शर्मसार करने वाली छलकपट तक, हम दुनिया का सबसे बुरा बच्चा की जांच कर रहे हैं। बिना आगे बढ़े चलिए शुरू करते हैं। एशली मार्टिनसन 2015 में एक ऐसा साल था जिसने एशली एनी को हमेशा के लिए अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों का विषय बना दिया। उसने क्या किया? यह उसके 17वें जन्मदिन के अगले दिन था, जब एशली एनी रोज मार्टिनसन ने एक ऐसा अपराध किया जो विश्वास से परे है। उसने अपनी ही मां और सौतेले पिता की जान ले ली। यह एक चौंकाने वाला खुलासा है। जब उसका मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरने लगा तो दुनिया उसकी ओर देखती रह गई। और विश्वास करें या नहीं, बाद में उसने न केवल एक बल्कि दो द्वितीय श्रेणी के जानबूझकर हत्या के आरोपों को स्वीकार कर लिया। परिणाम, एक चुनौतीपूर्ण 23 साल की जेल की सजा, जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। लेकिन थोड़ा पीछे हटें और आपको एक सामान्य सा जीवन दिखाई देगा। मार्टिनसन अपनी मां, सौतेले पिता, दो सौतेली बहनों और उससे पहले एक सौतेली बहन के साथ एक ही छत के नीचे रहती थी। उसके छोटे भाई बहनों के अनुसार मार्टिनसन कथित तौर पर उसके सौतेले पिता थॉमस टोनी एयर्स द्वारा उसके हत्या से पहले तक मौखिक रूप से शोषित किया गया था। हैरानी की बात है कि मार्टिनसन ने यह भी दावा किया कि उसे अपनी मां के पूर्व प्रेमी द्वारा 2 साल तक शारीरिक रूप से शोषित और बलात्कार किया गया था। विशेषज्ञों का मानना था कि उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और डिप्रेशन था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मार्टिनसन के सौतेले पिता के आपराधिक इतिहास में अपहरण, यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के लिए दोषी ठहराया गया था। भले ही वह कानूनी रूप से बंदूक रखने से प्रतिबंधित था, फिर भी उसके पास घर में कई लोडेड बंदूकें आसानी से उपलब्ध थीं। यह सब तब शुरू हुआ जब एशली एनी रोज मार्टिनसन की मां और सौतेले पिता ने 22 वर्षीय रयान सिस्को नामक व्यक्ति के साथ उसके गुप्त संबंध का पता लगा लिया। शब्दों का आदान प्रदान हुआ और स्थिति इस हद तक बढ़ गई कि उसके माता पिता ने सिस्को के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हुए संदेश भेजे। तनाव स्पष्ट था। उस रात उसने अपने फेसबुक पेज पर एक परेशान करने वाला संदेश लिखा, जिसमें उसने अपने सौतेले पिता को मारने की इच्छा व्यक्त की। उसने लिखा, अगर वह जल्दी नहीं छोड़ी तो वह उसे मार देगा। मैं उसे बहुत बुरा करना चाहता हूँ। उसकी एक बंदूक ले लो और उसके दिमाग को उड़ा दो। अगले दिन मार्टिनसन ने अपने सौतेले पिता को अपनी मां को पीटते देखा और गुस्से में उसने शॉटगन से गोली मारकर उसे मार डाला। जब उसकी मां गोली की आवाज की जांच करने आई तो मार्टिनसन ने चाकू से उसे मार डाला। हत्याओं के बाद मार्टिनसन ने अपने छोटे भाई बहनों को भोजन के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया। मार्टिनसन के भाई बहनों में से एक ने थॉमस का शव देखा और जब उसने हत्या करने से इनकार किया तो उस पर विश्वास नहीं किया। और आपने उसे कैसे छुरा घोंपा? मुझे नहीं पता कि आपका क्या मतलब है। आपने उसे कहां छुरा घोंपा? मुझे नहीं पता। मैंने बस छुरा घोंपना शुरू कर दिया और अपने जीवन से लड़ाई कर ली। मैं बहुत डरी हुई थी। मार्टिनसन की कहानी तब बदल गई जब उसके छोटे भाई बहन के पुलिस बयान उसके साथ टकरा गए। उसने बाद में कहा कि वह आत्महत्या करने के लिए बंदूक ले रही थी, लेकिन थॉमस एयर्स ने उसे बाधित कर दिया। इंडियाना में मार्टिनसन और सिस्को का कब्जा उसकी सबसे बड़ी सौतेली बहन द्वारा पुलिस को सूचित करने के बाद हुआ। अदालत में मार्टिनसन को पहली डिग्री हत्या और झूठे कैद का सामना करना पड़ा, लेकिन 2016 के एक याचिका समझौते में दूसरी डिग्री हत्या के लिए समझौता किया। उसे 23 साल जेल और 17 साल निगरानी के तहत मिली। अभियोजन पक्ष 40 साल चाहता था। उसके बचाव पक्ष ने परिवार के दुर्व्यवहार का हवाला देते हुए 8 की पैरवी की। न्यायाधीश माइकल ब्लूम ने महसूस किया कि उसका अतीत उसके कार्यों को सही ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं था। अब वह टैचेदाह करेक्शनल विस्कॉन्सिन में है और खुश और सुरक्षित होने का दावा कर रही है। यहाँ तक कि अपनी हाई स्कूल की डिप्लोमा भी अर्जित कर रही है। 2017 में उसने हल्की सजा के लिए प्रयास किया, लेकिन अस्वीकार कर दिया गया। 2019 में उसकी नई परीक्षण अपील भी विफल रही। अनीसा वायर एंड मॉर्गन गाइजर 2014 में विस्कॉन्सिन के वाकेशा में 12 वर्षीय लड़कियां अनीसा वियर और मॉर्गन गीसर ने एक भयानक योजना बनाई जो स्लेंडरमैन नामक एक काल्पनिक चरित्र को जीतने के लिए थी। हाँ, आपने सही सुना, एक काल्पनिक आदमी जो आपके सबसे बुरे सपने की तरह है। उसका एक फीचरलेस सफेद चेहरा है और वह एक टहनी की तरह पतला है। यह स्लेंडरमैन चरित्र कुछ भयानक फोरम पर एक खौफनाक तस्वीर के रूप में शुरू हुआ, लेकिन उसने अपना जीवन प्राप्त कर लिया। फैन फिक्शन, कलाकृति, पूरी बात। लोगों ने इस चीज को लिया और इसके साथ भाग गए, खौफनाक कहानियां बनाई। तो वापस लड़कियों के पास।
वे अपने दोस्त पेटन लेटन को लुका छिपी के खेल में फंसाते हैं, लेकिन यह कोई बच्चे का खेल नहीं है। वे उसे वाकेशा के पास एक जंगल डेविड्स पार्क में ले जाते हैं और उस पर 19 बार चाकू चलाते हैं। क्या आप इसे विश्वास कर सकते हैं? 19 बार। इस काल्पनिक राक्षस को खुश करने के लिए, जो माना जाता है कि जंगली क्षेत्रों में घूमता है। यह एक हॉरर स्टोरी की तरह है जो बहुत वास्तविक हो गई। हमलावरों ने पेटन लेटन को नीचे गिरा दिया और उसके शरीर पर 19 बार बेरहमी से चाकू चलाया, जिसमें 5 इंच का ब्लेड का इस्तेमाल किया गया। चमत्कार से वह 2 बार चाकू से महत्वपूर्ण अंगों में चोट लगने के बावजूद बच गई। तो यह प्राप्त करें, पेटन लेटन उस भयानक यातना को सहने के बाद खुद को पास की सड़क पर खींचने में कामयाब रही। वहां एक साइकिल चालक ने उसे देखा और वह जीवन रक्षक नॉय के कॉल किया। अब अनिसा वियर और मॉर्गन गीसर को पलट दें। लगभग 5 घंटे बाद वे इंटरस्टेट 99 के पास एक फर्नीचर स्टोर के पास घूमते हुए पाए जाते हैं, लगभग 5 मील दूर। और अनुमान लगाओ कि उनके साथ क्या था। वही चाकू जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया था। वे एक मिशन पर थे। आप देखिए, उनका मानना था कि वे पौराणिक स्लेंडरमैन से उनके तथाकथित स्लेंडर मैंशन में मिलेंगे, जो निकोलेट नेशनल फॉरेस्ट में 200 मील दूर है। पूछताछ के दौरान मॉर्गन ने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया, जबकि अनिसा कुछ हद तक दोषी लग रही थी। लेकिन दोनों का मानना था कि उनका भयानक कार्य स्लेंडरमैन को एक तरह का श्रद्धांजलि था। और पेटन, इस अकल्पनीय कार्य से बचने के 1 सप्ताह बाद ही उसने अस्पताल छोड़ दिया। अब अनिसा वियर और मॉर्गन गीसर ने जो कानूनी रोलर कोस्टर का सामना किया, उसमें आते हैं। इन लड़कियों को कुछ गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ा। मैं पहली डिग्री हत्या के प्रयास के बारे में बात कर रहा हूँ। गंभीर। 2015 में न्यायाधीश ने उनके मार या मर बचाव को सीधे अदालत से बाहर निकाल दिया। मई 2023 में गीसर ने सशर्त रिहाई के लिए प्रयास किया, लेकिन बेहतर सोचा और अगस्त में प्लग खींच लिया। वियर को स्विच करना। उसने शुरू में 2016 में मानसिक दोष के कारण दोषी नहीं माना था, लेकिन फिर बांग, वह 1 साल बाद स्क्रिप्ट को पलट देती है। दूसरे डिग्री हत्या के प्रयास के कम आरोप का दोषी मानती है। झूरी आश्वस्त है कि वह मानसिक रूप से बीमार थी। उसे 25 साल के लिए विननेबागो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया, लेकिन 2021 में प्लॉट में ट्विस्ट। न्यायाधीश का कहना है कि वह अब खतरा नहीं है और उसे सशर्त स्वतंत्रता प्रदान करती है। सितंबर 2023 में तेजी से आगे बढ़ें और जीपीएस बेड़ियां चला गया। हाँ, आपने सही सुना। वियर को इस पूरे दुःस्वप्न के शुरू होने के बाद से सबसे अधिक स्वतंत्रता मिली है। क्या यह उसके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है? केवल समय ही बताएगा। क्रिस्टन पिटमैन। 2005 में क्रिस्टन एवरी पिटमैन को अपने दादा दादी जो और जॉय पिटमैन की हत्या का दोषी पाया गया। यह कोई सहज अपराध नहीं था। यह 2001 में हुआ था, जब क्रिस्टन केवल 12 साल की बच्ची थी। उस कोमल उम्र में क्रिस्टन पहले ही 2 बार घर से भाग चुकी थी, आत्महत्या के विचारों में डूबी हुई थी और यहाँ तक कि पुलिस के साथ भी एक मुठभेड़ हुई थी। उसे बच्चों के लिए एक ऐसी सुविधा में भेजा गया था जिनके पास, मान लीजिए, चुनौतीपूर्ण पृष्ठभूमि थी। वहां उसने 6 दिन बिताए और हल्के अवसाद के लिए एक पैक्सिल नुस्खे के साथ थप्पड़ मारा। तो यहीं से कहानी में एक वास्तविक मोड़ आता है। ऑक्सफोर्ड, फ्लोरिडा से धूप से दूर अपने दादा दादी के साथ चेस्टर, साउथ कैरोलिना में रहने के लिए भेजे जाने के बाद क्रिस्टन को कुछ स्थिरता मिली, है ना? याद रखें, उसकी एक माँ थी जिसने उसे 2 बार छोड़ दिया था और एक पिता जिसका उसने अपमानजनक बताया था। यहीं से यह चिकित्सकीय हो जाता है। चेस्टर में उसके डॉक्टर के पास कोई पैक्सिल नमूना नहीं था, तो वह क्या करता है? इसके बजाय उसे जोलोफ्ट देता है। दोनों एसएसआरआई या चयनात्मक सेरोटोनिन रिपटेक इनहिबिटर हैं, लेकिन उन्हें इस तरह से स्विच करना, यह सबसे अच्छा विचार नहीं है। क्रिस्टन लगभग तुरंत ही अजीब महसूस करने लगती है। उसकी बहन उसे उन्माद भी कहती है। उसे पूरे शरीर में एक अजीब जलन महसूस होती है, जिसे दर्द की दवाओं से नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। और डॉक्टर का समाधान क्या है? उस जोलोफ्ट खुराक को प्रतिदिन 25 से 50 मिलीग्राम तक बढ़ा दें। और मैं आपको बता दूं, जोलोफ्ट में बच्चों में संभावित दुष्प्रभावों की एक लंबी सूची है, जिसमें उत्तेजित अवसाद, असामान्य सपने और यहाँ तक कि मतिभ्रम भी शामिल हैं। तो हाँ, यह पहले से ही भड़क रही आग में ईंधन जोड़ने जैसा था। 28 नवंबर 2001 को क्रिस्टन का दिन पहले ही नियंत्रण से बाहर हो रहा था। वह स्कूल बस में लड़ाई कर रही है, दूसरे छात्र का गला घोंट रही है और यहाँ तक कि अपने चर्च में एक पियानो वादक को भी परेशान कर रही है। उस रात अपने दादा द्वारा अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने के लिए पिटाई से अनुशासित करने के बाद वह कुछ अकल्पनीय करती है। वह अपने दादा दादी के बेडरूम में जाती है और उनकी शॉटगन का उपयोग करती है, जिसे उन्होंने उसे इस्तेमाल करना सिखाया था उनके जीवन को समाप्त करने के लिए। और यही नहीं रुकता, वह एक मोमबत्ती और कुछ कागज का उपयोग करके घर में आग लगा देती है। वह कार की चाबी लेती है,
अपने दादा दादी के हथियार, अपना कुत्ता और सड़क पर निकलने से पहले 33 रुपए लेती है। लेकिन वह दूर नहीं जाती। 2 काउंटियों दूर वह फंस जाने के बाद पकड़ी जाती है। शुरू में वह एक बड़े काले पुरुष द्वारा अपहरण की पूरी कहानी बताती है, जिसने उसके दादा दादी को मार दिया था और घर में आग लगा दी थी। लेकिन आखिरकार वह स्वीकार करती है और सनसनीखेज रूप से कहती है कि उसके दादा दादी अपने पाने के लायक थे। याद रखें कि यह उसके जोलॉफ्ट खुराक को दोगुना करने के सिर्फ 2 दिन बाद हुआ था। क्रिस्टन का मुकदमा 31 जनवरी 2005 को शुरू हुआ। चौंकाने वाले अपराध के 3 साल बाद अदालत में जटिल मुद्दों से गुलजार था। क्रिस्टन की उम्र के कारण उसकी मानसिक स्थिति से लेकर जोलॉफ्ट ने उसके कार्यों में क्या भूमिका निभाई हो सकती है, यह सवाल भी उठा। क्या यह हत्या का मामला था या हत्या के कुछ कम रूप? लेकिन जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ा, कथा ने जोलॉफ्ट कारक पर ध्यान केंद्रित किया। अभियोजकों ने यह दिखाने का लक्ष्य रखा कि क्रिस्टन अपने कार्यों के नैतिक गंभीरता से पूरी तरह अवगत थी। उसके द्वारा की गई आग से बचने की पूर्व नियोजित योजनाओं और उसके गणना किए गए भागने का हवाला देते हुए 15 फरवरी 2005 को तेजी से आगे बढ़े। क्रिस्टन को दोषी पाया गया और 30 साल की सजा दी गई। लेकिन दिसंबर 2010 में उसने एक याचिका समझौता किया, स्वैच्छिक मानव हत्या का दोषी मान लिया। उसका नया वाक्य 25 साल, जिसमें पहले से ही सेवा की गई समय भी शामिल है। अंदर रहते हुए पिटमैन ने संक्रमण किया और कानूनी रूप से अपना नाम बदलकर क्रिस्टन एवरी पिटमैन कर लिया। अमरजीत सदा। अब दोस्तों, यह एक ऐसी चिलिंग कहानी है जिस पर आप विश्वास नहीं करेंगे। अमरजीत सादा से मिलिए, जो कथित तौर पर दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर हैं। उन्होंने अपने 9वें जन्मदिन से पहले ही 3 कथित हत्याएं कर ली हैं। अमरजीत बिहार, भारत के मुशाहिर नामक एक छोटे से गांव से आते हैं। जीवन कठिन है। उनके माता पिता मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं और जब वह 7 साल के थे तो उनके पास एक और बच्ची हुई, जिससे खिलाने के लिए एक और मुंह जुड़ गया। अमरजीत किस्म का शांत प्रकार था। आप जानते हैं, उन्हें अकेले साहसिक कार्य, पेड़ों पर चढ़ना और बस पड़ोस में घूमना पसंद था। तो एक दिन उनकी चाची आती हैं। शहर में उनका एक नया गिग है और उन्हें अपने छोटे बच्चे को थोड़ी देर के लिए परिवार के साथ छोड़ना होगा। वह चली जाती है और अमरजीत की मां स्थानीय बाजार जाती है। यहीं से यह अंधेरा हो जाता है। अमरजीत को अपनी छोटी बहन और चचेरे भाई की देखभाल करनी है। रिपोर्ट्स के अनुसार वह बच्चे के साथ छेड़खानी शुरू कर देता है। चुटकी, थप्पड़ और बच्चे के रोने पर उसे मजा आता है, लेकिन फिर वह इसे एक और स्तर पर ले जाता है, एक भयानक स्तर। वह अपने हाथों को बच्चे के गले के चारों ओर रखता है, उसका सांस रोक देता है। बच्चा फिर से रोना शुरू कर देता है, हांफता हुआ। और हम यहाँ 8 साल के बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है, इतना छोटा व्यक्ति इतना भयानक कार्य करने के लिए क्या प्रेरित कर सकता है। अपने चचेरे भाई की जान लेने के बाद अमरजीत ने शिशु के शव को घास के नीचे छिपा दिया और घर लौट आया। जब उसने बाद में अपने कार्यों के बारे में बात की तो उसकी मां भयभीत हो गई। उसके पिता ने उसे शारीरिक सजा दी, लेकिन अविश्वसनीय रूप से उन्होंने पुलिस से संपर्क नहीं किया और इसके बजाय चाची के लिए एक कहानी गढ़ी। अमरजीत के अगले गंभीर कार्य में उनकी 8 महीने की बहन शामिल थी। जब उनके माता पिता सो रहे थे तो उसने उनका गला घोंटा। उनके चाचा ने कहा कि परिवार के कुछ लोगों को इन घटनाओं के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने उन्हें परिवार के मुद्दे के रूप में खारिज कर दिया। 2007 में अमरजीत द्वारा एक और भयानक कार्य किए जाने तक किसी ने कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया। इस बार 6 महीने की खुशबू नाम की एक लड़की पर। उसकी मां ने अधिकारियों को बताया कि उसने बच्चे को एक स्कूल में छोड़ दिया था और लौटने पर उसे गायब पाया। कुछ घंटों बाद अमरजीत ने अपने गंभीर कार्य को स्वीकार कर लिया और स्थानीय लोगों को वह जगह दिखाई जहां उसने उसे दफनाया था। अंत में पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमरजीत ने अपनी बहन और चचेरे भाई की पहले की हत्याओं को स्वीकार किया। इंस्पेक्टर शत्रुघ्न कुमार ने बताया कि सभी हत्याओं में भयानक समानताएं थीं। हिरासत के दौरान अमरजीत रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रहा था, लेकिन चुप था। एक मनोवैज्ञानिक ने उसे एक साडिस्ट जो दर्द देने में आनंद लेता है लेबल किया। भारतीय कानूनों के अनुसार उसे जेल नहीं डाला जा सकता था, लेकिन 18 साल तक किशोर गृह में रखा गया था। मनोवैज्ञानिक मूल्यांकनों ने सुझाव दिया कि उसे आचरण विकार था और उसे बाद में मुंगेर में एक सुविधा में रखा गया था। परेशान करने वाली बात यह है कि उसे 16 साल की उम्र में रिहा कर दिया गया था और उसका वर्तमान स्थान अज्ञात है। 2023 तक अमरजीत लगभग 23 साल का होना चाहिए, एक नए पहचान के तहत रह रहा है। जैरेल मिल्टन, ओमाहा घटना। अब एक ऐसी कहानी के बारे में बात करते हैं जो आश्चर्यजनक से कम नहीं है। 2015 में 2 लोगो जामेल रे और चार्ल्स फिशर ने सोचा
कि वे ओमाहा नेब्रास्का के केंद्र में एक सहज भांग विनिमय करने वाले थे। हाँ ठीक है, इतना नहीं। जिस क्षण उन्होंने मिलर पार्क में कदम रखा, उन्हें एक ऐसा आश्चर्य मिला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 3 बच्चों ने उन पर छलांग लगा दी। जामेल के सिर और गर्दन में घातक गोली लग जाती है और चार्ल्स चमत्कार से केवल कंधे के घाव के साथ निकल जाता है। लेकिन यहाँ बात यह है कि यह केवल किसी भी बच्चे द्वारा यादृच्छिक घात नहीं था। हम 12 साल के बच्चे जेरेल मिल्टन, उसके 17 वर्षीय भाई और एक अन्य 15 वर्षीय सहयोगी के बारे में बात कर रहे हैं और उनकी मास्टर योजना, डीलरों से कुछ सामान चुरा लें और आसान भुगतान के साथ चले जाएं। फास्ट फॉरवर्ड और जेरेल इस हॉरर शो के ठीक बाद एक गायब हो जाता है। बच्चे को मिनियापोलिस में अपराध स्थल से मीलों दूर पकड़ा जाता है और आइए भूल नहीं जाते, उसके कब्जे में ले जाने के लिए कोई भी जानकारी के लिए $25,000 का आकर्षक इनाम था। जेरेल के पिता कहते हैं कि उनका लड़का वहां हो सकता है, लेकिन उसने वह ट्रिगर नहीं खींचा। जब अदालत की तारीख आती है तो युवा जेरेल दोषी नहीं मानता, जबकि उसका बड़ा भाई जमर इतना भाग्यशाली नहीं है। वह पहली डिग्री हत्या के दोषी पाया जाता है और 55 से 82 साल तक कंक्रीट की दीवारों को देखने की संभावना है। उसका सबसे जल्दी पैरोल विकल्प 34 साल बाद एक आत्मा को कुचलने वाला। लेकिन यह खरगोश के छेद का अंत नहीं है। जेरेल को साउथ डकोटा में बलात्कार के आरोप भी लगाए गए हैं। इस बच्चे के रिकॉर्ड में 2015 से किशोर प्रणाली की विफलताएं और परिवीक्षा उल्लंघन सूचीबद्ध हैं। ऐसा लगता है कि वह प्रोबेशन, कर्फ्यू और आधे घरों का एक घूमता दरवाजा है, जिसमें प्रसिद्ध बॉयज टाउन भी शामिल है। फिर भी वह दरारों से फिसलता रहता है और यह प्राप्त करे, उसके पास 2019 के अंत में साउथ डकोटा में अपनी मां के घर के लिए छुट्टी का मौका था। लेकिन अगला क्या होता है? हाँ, वह वापस क्लिंक में उतर जाता है। एक अदालत के निर्देश के अनुसार उसे अपनी परिवीक्षा पूरी करने के लिए नीरेनी वाईआरटीसी कार्यक्रम में भेज दिया जाएगा। लेकिन यह जल्द ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि नवीनतम रिपोर्टों से पता चलता है कि जेरेल मिल्टन साउथ डकोटा जेल में अपनी एड़ी ठंडा कर रहा है। किशोर क्षेत्र में खेल खेल कर किया। अब वह वयस्क जेल में स्नातक हो गया है। तो जलती हुई सवाल यह है, यह हमें एक किशोर न्याय प्रणाली के बारे में क्या बताता है जो काम नहीं कर रहा है? नेहेमाया ग्रीगो, दक्षिण घाटी, न्यू मैक्सिको, 2013 में दुखद शूटिंग। क्या आपने 2013 में दक्षिण घाटी, न्यू मैक्सिको में दुखद शूटिंग के बारे में सुना है? 19 जनवरी की रात पुलिस द्वारा एक घर के अंदर 5 लोगों को मृत पाया गया। वास्तव में ऐसे भयानक कृत्यों के पीछे के उद्देश्यों को समझना अक्सर कठिन होता है। इस मामले में एक 22 कैलिबर राइफल का इस्तेमाल एक महिला और 3 बच्चों को मारने के लिए किया गया था, जबकि एक AR-15 शैली की राइफल का इस्तेमाल घर लौटने पर एक वयस्क पुरुष को घातक रूप से गोली मारने के लिए किया गया था। 15 वर्षीय लड़का नेहेमिया ग्रिएगो ने अपने माता पिता और 3 भाई बहनों को उनके घर पर गोली मारकर मार दिया। यह सब तब शुरू हुआ जब उसने आधी रात के आसपास अपनी मां को सौतेली राइफल से गोली मार दी। उसका छोटा भाई जेफन्याह उठा और नेहेमिया ने उसे बताया कि उसने अपनी मां को गोली मार दी है, लेकिन उसके भाई ने शुरू में उस पर विश्वास नहीं किया जब तक नेहेमिया ने उसे उसका खून से लथपथ चेहरा नहीं दिखाया। नेहेमिया ने फिर जेफन्याह को उसी राइफल से गोली मार दी। वह अपने 2 छोटे बहनों द्वारा साझा किए गए बेडरूम में गया जो रो रहे थे और उनमें से प्रत्येक को सिर में घातक रूप से गोली मार दी। फिर ग्रिएगो नीचे गया और अपने पिता के घर लौटने का इंतजार करने के लिए नीचे गया। जब उसके पिता आए तो नेहेमिया ने उन्हें एक AR-15 अर्ध स्वचालित राइफल से कई बार गोली मार दी, जिसमें एक गुंजाइश थी। पुलिस को दिए अपने बयान के अनुसार नेहेमिया आत्महत्या और हत्या के विचार रख रहा था। उसने अपने माता पिता के कोठरी से बंदूकें प्राप्त की थी। उसने अपनी मृत मां की एक तस्वीर अपनी प्रेमिका को भेजी थी और उसने अधिक व्यक्तियों को मारने और आदर्श रूप से पुलिस के साथ बंदूक की लड़ाई में मरने के लिए गाड़ी चलाने का इरादा किया था। न्यू मैक्सिको में उसकी उम्र के व्यक्ति जो पहली डिग्री हत्या के आरोप का सामना करते हैं, उन पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाया जाता है। हालांकि उन्हें मौत की सजा नहीं दी जा सकती या बिना पैरोल की संभावना के स्वचालित आजीवन कारावास दिया जा सकता है। शुरू में नेहेमिया ने अपनी प्रेमिका और चर्च के नेताओं को धोखा दिया, यह कहकर कि उसके माता पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। बाद में उसने दावा किया कि उसने उनके शवों को पाया और घटनास्थल छोड़ दिया। आखिरकार उसने हत्याओं को स्वीकार कर लिया। शुरू में ग्रिएगो को किशोर सजा मिली, लेकिन 21 तक पहुंचने से पहले अभियोजकों ने अदालत को समझाया कि वह पुनर्वास से नहीं गुजरा है और समाज के लिए खतरा बना हुआ है। परिणाम स्वरूप एक न्यायाधीश ने उस पर आजीवन कारावास लगाया। ग्रिएगो के कानूनी प्रतिनिधियों ने इस फैसले के खिलाफ अपील की, यह तर्क देते हुए कि दोषी ठहराना क्रूर और असामान्य सजा है, लेकिन अदालत ने दोनों दावों को खारिज कर दिया।
2019 में एक जिला अदालत के न्यायाधीश ने निर्धारित किया कि उसे किशोर के रूप में नहीं माना जा सकता है और उसे राज्य के जेल प्रणाली में एक वयस्क के रूप में सजा दी। अब 25 वर्षीय ग्रिएगो 52 साल की उम्र में पैरोल के लिए पात्र हो जाएगा। टाइलर हेडली 2011 का अकल्पनीय अपराध। 16 जुलाई 2011 को पोर्ट सेंट लूसी, फ्लोरिडा में 17 वर्षीय टाइलर हेडली ने कथित तौर पर अपने माता पिता 54 वर्षीय ब्लैक हेडली और 47 वर्षीय मैरी जो हेडली की हत्या कर दी। इस कृत्य को अंजाम देने से हफ्तों पहले टाइलर ने पहले ही तय कर लिया था कि अपराध कैसे करना है। उसने एक दोस्त को अपनी भयानक योजनाओं के बारे में भी बताया, यह बताते हुए कि अपने माता पिता को मारने के बाद एक बड़ी पार्टी फेंकना अभूतपूर्व था। उस दिन पहले टाइलर ने अपने फेसबुक वॉल पर अस्पष्ट रूप से पोस्ट किया, आज रात मेरे घर पर पार्टी। शायद जब उसके माता पिता घर आए तो उसने संभावित बाधाओं को बेअसर करने के उपाय किए। उसने अपने फोन छिपा दिए और अपने काले लेब्राडोर को बंद कर दिया, जो उसे लगा कि उनकी रक्षा करने की कोशिश कर सकता है, एक कोठरी में। टाइलर ने 16 जुलाई 2011 की शाम को 5 बजे से कुछ समय पहले 3 एक्सटेंसी गोलियां लीं और अपनी मां मैरी जो के पीछे खड़े हो गए। जब वह परिवार के कमरे में अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थीं, उसने एक पंजे के हथौड़े के पिछले हिस्से से अपनी मां पर हमला करना शुरू कर दिया। चीखें सुनकर उसके पिता जांच करने के लिए बेडरूम से बाहर निकले। ब्लैक जम गया क्योंकि उसने देखा कि टाइलर अपनी मां का अपमान कर रहा है। टाइलर ने फिर अपने पिता को मारने के लिए हथौड़ा इस्तेमाल किया। उसने उन्हें मारने के बाद उनके शवों को मास्टर बेडरूम में ले लिया और 3 घंटे तक खून को साफ करने और उनके शवों के ऊपर उन चीजों को फेंकने में बिताया जो उसे उनकी याद दिलाती थीं। टाइलर ने हत्याओं के दिन माता पिता की हत्या से कुछ ही घंटों पहले पहली बार लोगों को अपनी पार्टी में आमंत्रित किया। उसने पार्टी का भुगतान अपने मृत माता पिता के क्रेडिट कार्ड से किया। उसे खाते से नकदी निकालते समय एटीएम में पकड़ा गया था और फिर कई दोस्तों को उठाया। उस रात लगभग 60 लोगों ने पार्टी में भाग लिया और कई लोगों ने मृत शरीर की गंध महसूस की। टाइलर ने पार्टी के दौरान कई लोगों को बताया कि उसने क्या किया है। उसने एक दोस्त माइकल मंडेल के साथ एक छोटी सी सैर के दौरान भी हत्या की बात स्वीकार कर ली। मंडेल पार्टी में लौट आया और मुख्य बेडरूम के अंदर ब्लैक और मैरी जो के बेजान शवों के पास आया। घटनास्थल से तुरंत प्रस्थान करने के बजाय मंडेल काफी समय तक वहीं रहे, टाइलर की संगति में घंटों बिताए, यहाँ तक कि एक साथ एक तस्वीर भी ली। यह 4 घंटे बाद ही था कि मंडेल ने अंततः पार्टी छोड़ दी, जिस बिंदु पर उसने अपराध घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए समर्पित एक स्थानीय हॉटलाइन से संपर्क किया ताकि उन्हें अपने द्वारा देखी गई मौतों के बारे में सूचित किया जा सके। फिर मुंह जबान से सूचना का प्रसार किया गया। अगली सुबह हेडली को हिरासत में ले लिया गया। जब हत्याएं हुईं, तब टाइलर 17 साल का था और हत्या के आरोप में हिरासत में लिया गया था। 3 साल बाद एक अदालत द्वारा उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। यदि पुलिस नहीं पहुंचती तो हेडली अपने जीवन को लेने पर विचार कर रहा था। उसके कमरे में पर्सिकेट टैबलेट्स का एक स्टैश था, लेकिन फिलहाल चाहे वह एक्सटेंसी था, पार्टी थी या हत्या थी, वह अच्छे मूड में था। सुबह 4:40 पर जैसे ही पुलिस उसके घर जा रही थी, उसने अपनी दीवार पर अंतिम बार पोस्ट किया, मेरे घर पर फिर से पार्टी करेंगे। एरिक स्मिथ 2 अगस्त 1993 को न्यूयॉर्क के स्ट्यूबेन काउंटी में 13 साल के कातिल एरिक एम स्मिथ ने 4 साल के लड़के डेरिक जोसेफ रोबी को यातना देकर मार डाला। स्मिथ तब 13 साल का था। अपनी बाइक से 2 अगस्त 1993 को पास के एक पार्क में एक डे कैंप गया था। डेरिक रोबी 4 उसी कैंप जा रहा था। रॉबी पर स्मिथ की नजर पड़ने के बाद वह उसे बहला फुसलाकर पास के एक जंगली इलाके में ले गया। स्मिथ ने एक छोटी छड़ी से उसके साथ बलात्कार किया, सिर पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया और वहीं उसका गला घोंट दिया। स्मिथ ने रॉबी के लंच बॉक्स में कूल-एड डालकर रॉबी के घावों का इलाज किया। मृत्यु का कारण दम घुटने के साथ सिर पर कुंद आघात के परिणाम स्वरूप निर्धारित किया गया था। डोरीन, रोबी की मां, सुबह 11 बजे के आसपास पार्क गई थी। उनका मानना था कि वे अपने बेटे को वहीं से उठा लेंगी, लेकिन रोबी वहां नहीं था। 4 घंटे की खोज के बाद उन्हें रोबी का शव मिला। इस मामले ने पूरे देश का ध्यान खींचा, मुख्य रूप से पीड़ित और अपराधी दोनों की उम्र के कारण। 8 अगस्त 1993 को स्मिथ ने अपनी मां को बताया कि उसने डेरिक को मार दिया है। स्मिथ परिवार ने उसी रात अधिकारियों को सूचित किया। इसके बाद स्मिथ का दोनों पक्षों के विशेषज्ञों द्वारा व्यापक चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें मस्तिष्क समारोह और हार्मोन स्तरों का मूल्यांकन भी शामिल था। हालांकि इन परीक्षणों ने उनके हिंसक कार्यों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। अदालती रिकॉर्ड के अनुसार स्मिथ एक एकांत व्यक्ति था जो अक्सर अपने विशिष्ट लक्षणों, कम सेट कानों, मोटे चश्मे, लाल बालों और फ्रीकल के कारण बदमाशी का सामना करता था।
एक रक्षा मनोचिकित्सक ने स्मिथ को एक आंतरायिक विस्फोटक विकार का निदान किया, जो एक मानसिक स्थिति है जो हिंसक और अप्रत्याशित व्यवहार का कारण बनती है। फिर भी अभियोजन पक्ष के विशेषज्ञ ने दावा किया कि यह विकार स्मिथ की उम्र के व्यक्तियों में शायद ही कभी देखा जाता था। अगस्त 1994 स्मिथ 14 वर्ष की आयु में एक वयस्क के रूप में मुकदमे का सामना किया और 9 साल से आजीवन कारावास की सजा प्राप्त की। शुरू में उन्हें एक किशोर निरोध केंद्र में रखा गया था, लेकिन 21 वर्ष की आयु के बाद उन्हें एक वयस्क जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। अपना अपराध करने के लगभग 9 साल बाद स्मिथ ने अपनी पहली पैरोल सुनवाई की, लेकिन उनके पैरोल के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। स्मिथ ने दावा किया कि वर्षों की चिकित्सा के कारण वह एक अलग व्यक्ति बन गए थे। हालांकि उनकी आशाओं के बावजूद पैरोल उनसे दूर होती रही। अक्टूबर 2021 तक बार बार अस्वीकार की जाती रही। उस समय तक स्मिथ अब 41 वर्ष के हो गए थे। 11वीं बार बोर्ड के सामने उपस्थित हुए। इस पैरोल सुनवाई के दौरान स्मिथ ने भविष्य के लिए अपनी आकांक्षाएं साझा की और यहां तक कि एक मंगेतर होने का भी उल्लेख किया। मैं चाहता हूं, आप जानते हैं, शादी करना, परिवार बढ़ाना, आप जानते हैं, पॉल डोनाल्ड, आप जानते हैं, एक नौकरी, अमेरिकन ड्रीम का पीछा करना। अंततः बोर्ड ने स्मिथ को पैरोल का मौका देने का फैसला किया। हालांकि उनके रिहाई को कई महीनों के लिए स्थगित कर दिया गया, जब तक कि उन्होंने स्वीकृत आवास सुरक्षित नहीं कर लिया। अंत में 28 साल की सेवा के बाद 42 वर्षीय को फरवरी 2023 में रिहा कर दिया गया। आज वह क्वींस, न्यूयॉर्क निवासी के रूप में अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं। जॉन वेनेबल्स एंड रॉबर्ट थॉम्पसन। 12 फरवरी 1993 को रॉबर्ट थॉम्पसन और जॉन वेनेबल्स नाम के 2 10 वर्षीय लड़कों ने किर्बी, मर्सीसाइड, इंग्लैंड के 2 वर्षीय जेम्स पैट्रिक बुलगर का अपहरण कर लिया, उन्हें यातना दी और मार डाला। उस दिन थॉम्पसन और वेनेबल्स को विभिन्न चीजें चुराते देखा गया था, जैसे कैंडी, बैटरी, एक ट्रोल मूर्ति और नीले हमरोल क्राफ्ट पेंट का एक कंटेनर। उस दोपहर बाद जेम्स बुलगर और उनकी मां डेनिस किर्बी से न्यू स्ट्रैंड शॉपिंग सेंटर का दौरा किया। मॉल के भूतल पर एआर टाइम्स के मांस बाजार में लगभग 3:40 डेनिस, जिन्होंने अपनी खरीदारी पूरी करने के लिए अपने बेटे का हाथ थोड़ी देर के लिए छोड़ा था, ने पाया कि वह अब उनके बगल में नहीं था। थॉम्पसन और वेनेबल्स जेम्स बुलगर के पास गए, उसका हाथ पकड़ा और उसे शॉपिंग क्षेत्र से दूर ले गए। बुलगर के चेहरे पर चोटें थीं जब थॉम्पसन और वेनेबल्स ने उसे उसके सिर के साथ लीड्स और लिवरपूल कैनल के साथ रखा। न्यू स्ट्रैंड शॉपिंग सेंटर से लगभग 1/4 मील 400 मीटर की दूरी पर लड़कों द्वारा बुलगर को नहर में धकेलने के बारे में मजाक किया गया था। एक गवाह ने दावा किया कि जब उसने बुलगर को नहर पर देखा तो वह आंसू बहा रहा था। युवक 2.5 मील 4 किलोमीटर तक लिवरपूल चले। लगभग 38 व्यक्तियों ने उन्हें देखा, लेकिन अधिकांश दर्शकों ने उन्हें रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। 2 लोगों ने थॉम्पसन और वेनेबल्स को चुनौती दी, लेकिन उन्होंने या तो दिखावा किया कि बुलगर उनका भाई था या वह खो गया था और वे उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे। लड़कों ने एक बार बुलगर को एक पालतू जानवरों की दुकान में ले लिया, जहां से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। लड़के अंततः वॉल्टन पहुंच गए। उन्होंने रुका, फिर बुलगर को वॉल्टन पार्क कब्रिस्तान के बगल में वॉल्टन एंड एनफील्ड के अप्रयुक्त रेलवे स्टेशन के पास एक रेलवे लाइन के लिए एक खड़ी बैंक तक ले गए, जबकि वॉल्टन लेन पुलिस स्टेशन सड़क के पार था। लड़कों में से एक ने नीले रंग का पेंट फेंका जो लड़कों ने पहले चुराया था, बुलगर की बाईं आंख में। उन्होंने उसे पैरों के नीचे रौंद दिया, उस पर मुहर लगाई और उस पर पत्थर और ईंटें फेंकी। बैटरी बुलगर के मुंह और शायद उसके गुदा में डाल दी गई थी, हालांकि वहां कोई भी नहीं पाया गया। लड़कों ने फिर बुलगर को 10 किलोग्राम 22 पाउंड के रेलवे फिश प्लेट से मारा। उसके सिर पर बार के प्रभाव से उसके खोपड़ी में 10 फ्रैक्चर हो गए। पैथोलॉजिस्ट एलन विलियम्स के अनुसार बुलगर को 42 चोटें लगीं, जिनमें से कोई भी घातक प्रहार के रूप में इंगित नहीं की जा सकती थी। इस उम्मीद में कि एक ट्रेन जेम्स बुलगर को मार देगी और उसकी मौत को दुर्घटना मान लेगी, थॉम्पसन और वेनेबल्स ने उसे रेलवे ट्रैक के पार रखा और उसके सिर को मलबे से नीचे गिरा दिया। जब वे घटनास्थल से भाग गए तो एक ट्रेन ने उनके शरीर को आधे में विभाजित कर दिया। 2 दिन बाद एक समूह बच्चों ने बुलगर का सिर कटा हुआ शव पाया। 24 नवंबर 1993 को जॉन वेनेबल्स और रॉबर्ट थॉम्पसन दोनों को जेम्स बुलगर के अपहरण और हत्या का दोषी पाया गया। दुखद मामले में अपनी भूमिका के लिए 8 साल की कैद के बाद अपराधी एक जीवन लाइसेंस के तहत मुक्त कर दिए गए। संभावित प्रतिशोधी हिंसा से उन्हें बचाने के लिए उन्हें नई पहचान दी गई। रिकी एंड डैनी प्रेडी। 27 नवंबर 2000 को एक दिल दहला देने वाली घटना में नाइजीरिया के 10 वर्षीय स्कूली छात्र दमिलोला टेलर लंदन के केंद्र में एक घातक हमले का शिकार हो गए।
जिससे उनकी दुखद कहानी यूनाइटेड किंगडम के सबसे अधिक प्रचारित हत्याओं में से एक के रूप में सुर्खियों में आ गई। जब उन्होंने दमिलोला पर हमला किया तब डैनी और रिची प्रेडी केवल 12 और 13 साल के थे। उस दिन घर जाने के लिए टेलर ने दोपहर 4:51 पर दक्षिण पूर्व लंदन में पेखम लाइब्रेरी छोड़ दी। वह चला गया और सीसीटीवी पर देखा गया। नॉर्थ पेखम एस्टेट पर पहुंचने पर उन्हें अपने बाएं जांघ में एक घाव लगा जिससे एक धमनी कट गई। वह एक सीढ़ी की ओर लड़खड़ाया, गिर गया और लगभग 30 मिनट में लगभग मर गया। एम्बुलेंस में अस्पताल जाते समय वह अभी भी जीवित थे। डैनी और रिची प्रेडी, जो यंग पेखम बॉयज गैंग से संबंधित थे, ने दक्षिण लंदन के पड़ोस में आतंक फैलाया। डैनी को दमिलोला की हत्या के दौरान एक सामाजिक सेवा घर में 24 घंटे का कर्फ्यू होना चाहिए था, क्योंकि वह शायद ही कभी निगरानी या हिरासत से बाहर निकलता था। उन्हें दमिलोला की हत्या के 4 सप्ताह बाद नस्लीय रूप से उत्तेजित हमले और लूटने के इरादे से हमले की 2 घटनाओं के लिए एक पर्यवेक्षण आदेश दिया गया था। उन्होंने आज्ञा की अवज्ञा की। रिची, जो हत्या के समय 13 वर्ष के थे, का चोरी और हिंसा का इतिहास था। इसके अलावा जब स्कूली छात्र की हत्या हुई तो उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे प्रभारी होंगे। दमिलोला की मौत के बाद उनके हथियारों को खोजने और दोषी ठहराने में 6 साल और 3 मुकदमे लगे। तो आप सोच सकते हैं डैनी और उसका भाई अब कहां हैं? यह प्राप्त करे। डैनी 2011 में स्वतंत्र रूप से चला गया। अपने 8 साल की सजा में से केवल 5 को पूरा करने के बाद जल्दी रिहा हो गया। उसका भाई, वह अपने 8 साल के कार्यकाल में केवल 4 साल में पैरोल पर बाहर निकल गया। लेकिन रुको, यह यहीं खत्म नहीं होता है। वह मार्च 2011 में अपने लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए फिर से सलाखों के पीछे था। और जब वह वहां था, हाँ, वह एक अन्य कैदी के साथ लड़ाई में पड़ गया। लेकिन एक पैरोल बोर्ड ने उन्हें 25 जनवरी 2012 को बाहर जाने दिया। क्या आप इसे विश्वास कर सकते हैं? बस 2 सप्ताह से अधिक समय बाद वह फिर से जेल में है, पैरोल तोड़ने के लिए उन जगहों पर घूम रहा है जहां उसे नहीं जाना चाहिए और पुराने गिरोह के दोस्तों से मिल रहा है। अब नवंबर 2019 तक तेजी से आगे बढ़ें। रिची वेम्बली के माध्यम से क्रूजिंग कर रहा है जब पुलिस उसे रुकने का संकेत देती है। वह क्या करता है? वह पुलिस कार में उलट जाता है, एक महिला अधिकारी को घायल कर देता है और फिर गति करता है। वे अंततः उसे पकड़ लेते हैं और अब उसके पास 1 और 4 साल जेल और 12 साल का ड्राइविंग प्रतिबंध है, जो उसके बाहर निकलने के बाद उसका इंतजार कर रहा है। अविश्वसनीय है ना? तो वहां आपके पास है। हम सभी ने बुराई की प्रकृति के बारे में सोचा है। क्या यह पैदा होती है या इसे बनाया जाता है? नीचे टिप्पणी करें और इस तरह के अधिक वीडियो के लिए अपने स्क्रीन पर दिखाए जा रहे कार्ड पर क्लिक करें।